बच्चा आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे और इसके टॉपिक्स के ऊपर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कई बार कई स्कूल्स में आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे बाहर आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस इस वीडियोस को कंप्लीट कर लो मेरे बच्चे। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वाले को तो मैं यहीं पे करा रहा हूँ। आप बस वीडियोस को कंप्लीट कर लो, इसके क्वेश्चंस कर लो। इट्स इनफ फॉर वर्क पावर एनर्जी। तो मेरा बच्चा, वर्क पावर एनर्जी में हम सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा कि वर्क होता क्या है। सबसे पहले वर्क क्या है? अगर मैं किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाऊं और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाए, देन वी कैन से दैट कि वर्क हुआ है। जब भी हम एक बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है, वर्क हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, ये बैठा हुआ है अभी, अब मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी क्या हुआ, आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गई। तो क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। जब भी एक बॉडी पे फोर्स लगे और बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस और बॉडी कुछ डिस्टेंस मूव कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो भी कहां पे? इन द डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। वर्क इज नथिंग एल्स, इट इज अ वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है मेरा बेटा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। क्लियर? अब अगले केस में हम आते हैं और कहते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एट एन एंगल। अगर वर्क किसी एंगल पे हो रहा है, अभी तो चलिए क्या हुआ कि मैंने क्या किया, एक बॉडी पे धक्का मारा था और बॉडी भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही थी। बट हुआ क्या कि इस बार ना हम बॉडी को खींच ऐसे रहे थे, हमारी खींचने की डायरेक्शन कुछ ऐसे थी, पर उसकी मूवमेंट कैसी हो रही थी? इस तरफ हो रही थी। यानी मैं अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि मैं बॉडी को खींच तो ऐसे रहा था मेरा बेटा, पर बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही थी वो इस डायरेक्शन में मिल रही थी। तो ऑब्वियसली यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा होगा। तो यहां पर फोर्स के दो कंपोनेंट बने हैं। मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है। पहला कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, जिस साइड थीटा बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है, एंड दैट विल बी द एफ साइन थीटा। जिस साइड थीटा नहीं बना वो साइन थीटा होता है। अब क्या हुआ कि फोर्स ये रहा और डिस्प्लेसमेंट भी ये रहा। फोर्स ये रहा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट को करा रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में? वो एफ कॉस थीटा। तो मेरा बेटा वर्क का फॉर्मूला बनेगा एंड द वर्क विल बी व्हाट? एफ कॉस थीटा इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एस मान रहे हैं या डी मान रहे हैं तो या हमने यहां एस मान लिया डिस्प्लेसमेंट को, एफ एस कॉस थीटा। ये क्या है मेरा बेटा? डिस्प्लेसमेंट है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है? ये थीटा किसके बीच का है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है ये थीटा। अब मेरा बेटा ध्यान से सुनो, यहां पर एक टर्म्स आता है, आपको कुछ ये जाना पहचाना सा लग रहा है। यार हमें पता है कि ए बी कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। एम आई राइट? ऐसा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मेरा बेटा ए बी कॉस थीटा, यानी हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? वर्क डन को, वर्क को लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी ये क्या है मेरा बेटा? ये क्या है? इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। इट्स अ डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। ये डॉट प्रोडक्ट होता है मेरे बच्चे। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? अच्छा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मेरा बेटा ये स्केलर क्वांटिटी भी होती है। डन? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या यहां तक समझ में आया? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क को क्या लिख सकते हो आप लोग? एफ एस कॉस थीटा। ओके, चलिए इसी बात पर अगर हम कहानी को आगे लेके चले, अब हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ वर्क की। अब हम डिस्कशन करेंगे नेचर ऑफ वर्क की। नेचर ऑफ वर्क,
अच्छा सुनो ना, वर्क का फॉर्मूला क्या आया आपके पास? वर्क का फॉर्मूला आया दैट विल बी एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा आया। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, टर्म वन नंबर 1 की बात करूं, अगर थीटा की वैल्यू 0 ले लूं, या ऐसा कह लूं, मैं ऐसा कह दूं कि थीटा 0 के से बड़ा और बराबर है और 90 से छोटा हो, इसके बीच में मैं कोई सा भी एंगल ले लूं, तो क्या इस केस में वर्क डन हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा? हमेशा वर्क डन पॉजिटिव होगा, ऑलवेज वर्क डन पॉजिटिव, अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है। अच्छा, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी बॉडी को खींचूं और वो बॉडी मेरी डायरेक्शन में खिंचा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क डन। अगर मैं कहूं थीटा 90 डिग्री है, तो इस वर्क डन को हम लोग कहते हैं जीरो वर्क डन। दैट विल बी अ जीरो वर्क डन, ये जीरो वर्क डन होगा। अच्छा, जीरो वर्क डन इज ऑल अबाउट व्हाट? एक टोकरी में एक टोकरी लेता है एक इंसान, या अटैची लेता है, सुना होगा कूली ने, तो कूली लेके ऐसे ऐसे करके चलता है। अब उसके मतलब हुआ गया, उस कूली के सर पे इस कूली के सर पे जो वेट रखा हुआ है, उसका जो वेट है वो mg डाउनवर्ड लग रहा है, पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? अरे फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है ना। तो यहां पर जो वर्क डन देखने को मिला, ये थीटा कितना मिला? 90। तो ये जो वर्क डन देखने को मिला, यहां पे वर्क डन क्या आ जाएगा? 0। हाँ, उससे क्या लिखता? तो रिएक्शन फोर्स ये R है ना, उससे उसके अकॉर्डिंग भी वर्क डन 0 है, वर्क डन बाई रिएक्शन फोर्स भी 0 है ना। mg के द्वारा वो जो वर्क डन हुआ है वो भी 0 है। अब सुनो थर्ड केस, मैं कहता हूं कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से तो बड़ी हो बट 180 के बराबर या छोटी हो उससे, या छोटी हो, इस केस में क्या देखने को मिलेगा? इस केस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव देखने को मिलेगा। अब वर्क डन नेगेटिव का मतलब समझाता हूं मैं आपको। पहले सपोज करो मैं आपको पकड़ होल्ड करता हूं, ठीक है, आप खड़े हो जाओ। सपोज करो होल्ड करता हूं मैं इसको, ठीक है। अब मैंने जब इसको होल्ड किया तो आप थोड़ा सा मेरे को पीछे की तरफ खींचो, ठीक है, बट ये बच्चा मेरी तरफ खिंचा हुआ आ रहा है। अच्छा सुनो ना, इसका फोर्स कैसा लग रहा है? इधर की तरफ, इसका फोर्स इधर लग रहा है, मेरा फोर्स किधर लग रहा है, और ये मेरी तरफ खिंचा हुआ आ रहा है। तो मेरा वर्क डन क्या हुआ? पॉजिटिव। बट तुम्हारा वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव। क्योंकि आप अपना फोर्स, आप कह रहे हो नहीं जाएंगे पांडे सर, मैं आपके साइड नहीं जाऊंगा, आपकी साइड। आपको क्या कर रहा हूं मैं? आप पीछे की तरफ खींच रहे हो, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रही है? तो यानी कुछ ऐसा हो रहा है, यानी फोर्स लग रहा है पीछे, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, तो इसका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। होप सो क्लियर है यहां तक? पक्का? सुस्ती फैलाओगे तो भगा दूंगा, ठीक है। हम ध्यान से देखना। अब हम इस केस में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में। यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में बात करते हैं। गॉट इट? अब देखिएगा यूनिट्स ऑफ वर्क में क्या होगा। डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क। ये एसी की हवा सीधा मेरे सर पर आ रही है। डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ वर्क। डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क का फॉर्मूला, वर्क क्या होगा मेरा बेटू? दैट विल बी द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरा बच्चा। हाँ है ना? फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T - 2 होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? s होता है। s बोले तो L डिस्प्लेसमेंट। हम तो डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा बेटा यहां पर? दैट विल बी m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2 एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। m1 L2 T - 2। यस मेरा बेटा बोलो।
अब यार यहां देखो ध्यान से, द यूनिट ऑफ वर्क आर टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट को हम जूल कहते हैं, जूल कहते हैं। अब देखिए ना, वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क किस में नापा जाएगा, जूल में। फोर्स किस में होगा, न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, मीटर में। तो एक जूल किसके बराबर हुआ, न्यूटन मीटर के बराबर हुआ। जूल किसके बराबर हुआ, न्यूटन मीटर के बराबर। तो मैं कहता हूं अगर एक बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, अगर मैं बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और बॉडी 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो क्या उसने वर्क डन 1 जूल किया? उसने 1 जूल का वर्क डन किया। जो वर्क डन हुआ दैट विल बी द 1 जूल हुआ। अब यहां पे ध्यान से सुनो, अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सीजीएस यूनिट अर्ज होता है। तो वर्क जो होगा वो अर्ज में भी मेजर होता है सीजीएस में। तो फोर्स डाइन में मेजर होता है और डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में होता है। अगर मैं 1 डाइन का फोर्स लगाऊं और बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाए, अगर मैं बॉडी पे 1 डाइन का फोर्स लगाऊं, बॉडी 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो यानी 1 अर्ज का वर्क हुआ है। जो वर्क डन है वो 1 अर्ज के बराबर होगा। होप सो क्लियर है यहां तक? ओके। एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है केजी मीटर वेट होती है। केजी मीटर, देखो ऐसा यूनिट होती है केजी मीटर। केजी मीटर ऑफ वर्क इज डन जब हम फोर्स को देखो, केजी मीटर होता है इसका, एसआई जो होता है ग्रेविटेशनल यूनिट का केजी मीटर होता है। उस टाइम हम फोर्स को केजी वेट बोलते हैं मेरे बच्चे, और मीट। अच्छा 1 केजी वेट पता है कितना होता है? 1 केजी वेट, 1 केजी वेट इज अ 9.8 न्यूटन। अरे कुछ नहीं है, केजी वेट यानी ग्रेविटेशन। देखो ना एक एग्जांपल, ये कितना है, 1 केजी का वेट है, तो आप क्या करते थे, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते थे, तो ये कितना हो जाता था, 9.8 न्यूटन। वैसे हम क्वेश्चन में क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करके उसे 10 न्यूटन लेते थे। पुली कितने क्वेश्चंस किए हम लोगों ने, सीधा क्या करते थे, m/g कर देते थे। मास में हम ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मेरा बेटा किसके बराबर आया, ये 9.81 जूल के बराबर आया। यहां तक क्लियर है? अगर उसे सीजीएस टर्म में देखेगा ना तो ग्राम सेंटीमीटर आएगा, ग्राम सेंटीमीटर आएगा। तो यहां पे जो फोर्स होगा वो ग्राम वेट होगा, डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर होगा। अच्छा 1 ग्राम वेट पता है कितना होता है, 981 डाइन के बराबर होता है। 981 डाइन, अरे कुछ नहीं यार, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दे, बस 100 की मल्टीप्लाई कर दे। देख 9.81 है ना, उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दे, कितना, 981 अर्ज आ गया। ये 981 अर्ज आ गया। अच्छा एक और चीज बता दो कि अगर जूल को आपको अर्ज में चेंज करना है, तो हमने ये चैप्टर 1 में किया। 1 जूल ना 10 की पावर 7 अर्ज के बराबर होता है। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ज होते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन है अबाउट द वर्क, ये वर्क का इंट्रोडक्शन है। अब अगर आप ध्यान से आगे देखोगे तो अब क्वेश्चंस आएंगे मेरे बच्चे। उसके बाद मैं पहला जो स्टॉप दूंगा आपको वर्क पे दूंगा, ताकि आप रिवाइज कर सको जो हमने पढ़ा। मेरा बेटा ध्यान से समझ, एक गार्डनर है जो एक रोलर को पुश करता है। कितना डिस्टेंस बेटा, 20 मीटर डिस्टेंस। ही अप्लाई अ फोर्स ऑफ 20 kg वेट। कितना, 20 kg वेट इन द डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड। फाइंड द वर्क डन बाय हिम। मेरा बेटा एक बंदा रोलर चला रहा होता है। वो रोलर को क्या करता है, रोलर को, उसके हाथ दूसरे कलर के बना देता हूं भाई, रोलर को धक्का दे रहा होता है। वो रोलर को धक्का दे रहा होता है और कितने ग्राउंड से कितने डिग्री पे धक्का दे रहा होता है, 60 डिग्री पे धक्का दे रहा होता है। ठीक है, ग्राउंड से कितना होता है, 60 डिग्री एंगल पे धक्का दे रहा होता है। अच्छा ठीक है, इसका वेट कितना है भाई, वो जो फोर्स लगाता है वो कितना लगाता है, 20
केजी वेट। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि आपको क्या करना है, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देना है। बोलो, यानी 8 दूनी 16 और 196 न्यूटन हो गया। फोर्स किस में आ गया, 196 न्यूटन आ गया। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है 196, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, कॉस 60 डिग्री, 196 इंटू 20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1960 जूल। इतना तो वर्क डन हुआ। नहीं, केजी वेट को हमने चेंज कर दिया ना मेरे बेटा, 9.8 कर तो दिया, वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अ साइक्लिस्ट कम्स टू स्किड। साइकिल की स्किडिंग देखिए, ऐसे करके ऐसे करके स्किड कर देते हैं। स्टॉप इन 10 मीटर, 10 मीटर पर स्किड करके स्टॉप कर देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। क्या करता है इस प्रोसेस में, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड, 200 न्यूटन का फोर्स लगाता है साइकिल। नहीं, द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज, रोड की वजह से जो साइकिल पे फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 200 न्यूटन का। एंड इट इज डायरेक्टली अपोज द मोशन। भाई साहब तभी तो वो स्किड रुक जाता है 10 मीटर के बाद। जब रोड उसे धक्का दे रहा होता है, अपोज कर रहा होता है उसके मोशन को, कितने फोर्स से कर रहा होता है 200 न्यूटन के फोर्स से अपोज कर रहा होता है, तभी तो जाकर वो रुक जा रहा है। हाउ मच डज द रोड डू वर्क ऑन द साइकिल। रोड ने कितना काम किया साइकिल के ऊपर, रोकने के लिए कितना काम किया। अब आप एक चीज सोचिए, रोड फोर्स कितना लगा रहा है 200 न्यूटन, ताकि वो साइकिल को रोक दे। और कितनी दूर पे रोक रहा है 10 मीटर पे रोक रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस, ठीक है, कॉस थीटा। अच्छा वो स्किड ऐसे कर रहा होगा, स्किड ऐसे कर रहा होगा, रोड फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, यानी वो डिस्प्लेस ऐसे कर रहा होगा। साइकिल स्किड कैसे कर रहा होगा, मतलब मान लो सपोज ऐसे स्किड कर रहा होगा, तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा रोड का। स्किड वो खिसते मतलब रुकते 10 मीटर बाद रुका है, बट रोकने के लिए फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, उसके अपोजिट। यानी मैं कहता हूं साइकिल स्किड होते होते 10 मीटर इधर जा रही है, बट इसको रोकने के लिए फोर्स साइकिल इधर लगा रहा होगा, फोर्स। अच्छा एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, फोर्स कितना है 200, डिस्प्लेसमेंट कितना है cos 180 -1, तो कितना आ गया -2000 जूल। ये वर्क हुआ। ये नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि वर्क डन नेगेटिव हुआ क्योंकि अपोजिंग फोर्स है। बट क्वेश्चन ने पता क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। साइकिल ने रोड पे कितना काम किया। क्या साइकिल ने रोड को डिस्प्लेस किया, साइकिल रोड को डिस्प्लेस कर सकता है। बी पार्ट में देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, साइकिल ने फोर्स लगाया, इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स मान ले, पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसमें, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय साइकिल क्या होगा। अबे साइकिल ने फोर्स लगाया तो साइकिल रोड थोड़ी चलने लगा, तो वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया। क्लियर है मेरा बच्चा, पक्का। अब मेरा बच्चा ध्यान से सुनना, इसके बाद आप 5 मिनट आराम से चीजों को लिखना, क्या पढ़ा आपने, देखो ध्यान से। फोर्स ये गिवन है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेस इतना। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द फोर्स इज इन न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। फोर्स की वैल्यू क्या गिवन है, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप।
और डिस्प्लेसमेंट कितना के मैंने मेरे बेटा 6i कैप प्लस 9k कैप। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा F इंटू एस। देखो I इंटू आई 1 इंटू 6 हो गया प्लस 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 हो गया 5। अच्छा जे है यहां पे, जे नहीं है, चलो जे नहीं है तो 0, के है 63। मेरा बेटा के को के से मल्टीप्लाई करना है, जे है ही नहीं तो 0 हो गया, आई को आई से करना है। 69 जूल इज द आंसर। वर्क डन कितना आ गया 69 जूल आ गया। मतलब डॉट प्रोडक्ट आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। अब आप लो 2 मिनट का ब्रेक। आप सोचो, पहले एक रफ लिखो कि आपको कितना आ गया समझ में। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से भी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे बच्चे। कैसे? हमने क्या किया, हमने ग्राफ बनाया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। ये डिस्प्लेसमेंट है, हमने एक कांस्टेंट फोर्स लिया। अब जब कांस्टेंट फोर्स लिया तो पता क्या हुआ, जैसे एग्जांपल एक बॉडी पे मैंने कांस्टेंटली फोर्स लगाया, मान लेते हैं कुछ न्यूटन का फोर्स लगा हुआ, देखो कांस्टेंटली लगाया, टाइम बढ़ता जा रहा है पर फोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो हमें ये यहां से यहां तक क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स है ना। हम जैसे एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, तो कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाते 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 बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई। मतलब हमने देखा कॉन्टिन्यूसली फोर्स लग रहा है और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। मैंने टाइम बोला था पहले, सॉरी। तो ये इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मेरे बच्चे। तो अब देखने को मिला कि एक काम करते हैं, ये रेक्टेंगल दिख रहा है ना, इस रेक्टेंगल का नाम ABCD है। तो मैंने कहा कि एरिया अंडर FS कर्व, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व है, एरिया अंडर FS कर्व, क्या कह सकते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख सकता हूं, ABCD। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यार, L इंटू बी। अच्छा मैं लेंथ को फोर्स लिख सकता हूँ, ब्रेथ को डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्क होगा, वर्क होगा। यानी कुल मिलाकर अगर मेरे पास एक FS कर्व गिवन है, तो FS कर्व गिवन है तो मुझे क्या करना है, बस वर्क निकालने के लिए FS कर्व में एरिया फाइंड आउट करना है। मुझे बस एरिया निकालना है, और अगर एरिया फाइंड आउट कर लिया तो मेरे पास वर्क आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अभी दिखाएंगे हम आपको, अभी हम दिखाएंगे। रेक्टेंगल नहीं होगा तो क्या होगा, देखते जाएं। अब सबसे पहले बात करते हैं, वेरिएबल होता अगर फोर्स कम ज़्यादा लग रहा होता, कुछ ऐसा करके वैरी कर रहा होता, जैसे कुछ ऐसे करके वैरी कर गया, अगर ऐसा करके वैरी कर दिया होता तो हम क्या करते हैं, हम इस बहुत सारे रेक्टेंगल्स बना लेते हैं, बहुत सारे रेक्टेंगल्स। उस रेक्टेंगल में से एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है, एक छोटा सा रेक्टेंगल, इसका नाम हम लोगों ने dx रख दिया, और इस वाली वैल्यू को हमने क्या लिखा, फोर्स लिखा। अगर मैं छोटी सी स्ट्रिप काट लूं इसमें से, हल्की सी स्ट्रिप जो लगभग 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 एक रेक्टेंगल शेप में दिखे, बहुत छोटी सी स्ट्रिप, dx काट लिया और मैंने यहां f कर लिया, छोटी सी स्ट्रिप काटी है मैंने। अब आप कहोगे सर यहां थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दिख रहा है, हल्का सा कर्व भी दिख रहा है, रेक्टेंगल नहीं है सर, हल्का सा, वो छोटा सा पार्ट है, इग्नोर कर दिया मैंने इसे, हल्का सा पार्ट, क्योंकि मैंने बहुत स्मॉल डिस्टेंस लिया है, बहुत स्मॉल। ठीक है, अगर मैं कर्व में से, मान लो एक कर्व है ना, कर्व में से मैं चाहूं तो कितने ही स्मॉल वो निकाल सकता हूं। देखो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन आ रही है, ये देखो एक कर्व है तो भी यहां सीधी आएगी, स्ट्रेट लाइन आ सकते हैं। तो हल्का सा जो कर्व पार्ट है, अगर उसका छोटा पार्ट ले रहे हो तो वो स्ट्रेट सा ही दिखेगा लगभग लगभग। तो हम अगर यहां पर एरिया ऑफ स्ट्रिप फाइंड आउट करें, एरिया ऑफ स्ट्रिप फाइंड आउट करें तो क्या F इंटू डी एक्स होगा, F इंटू डी एक्स होगा।
अब एक चीज बताओ, मुझे तो टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब छोटी सी स्ट्रिप का नहीं, मुझे तो यहां से लेके यहां तक का स्ट्रिप फाइंड आउट करना है। तो मैंने कहा टोटल एरिया ऑफ एफ एस कर्व। टोटल एरिया ऑफ एफ एस कर्व करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा एफ इंटू डी एक्स को, वो भी कहां से, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक, मतलब मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक। तो ये जो टोटल एरिया है वो मुझे क्या देगा, वो टोटल एरिया मुझे वर्क देगा, टोटल एरिया मुझे वर्क देता है कहां से, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल तक आपको एफ डी एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा, सिंपल सा आ जाएगा। क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। चलो आपके सामने पहला क्वेश्चन आगे लो। वेरिएबल है, अलग अलग दिख रहा है एरिया, तो क्या पहले आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना दिखेगा, ये वाला गैप कितना है 1 और ऊपर वाला गैप कितना है 10, 1 इंटू 10 दिखेगा, 10 हो गया, 10 मीटर स्क्वायर एरिया, 10 मीटर स्क्वायर कह रहा हूं, 10 न्यूटन मीटर हो गया। अरे एक लाइन न्यूटन को दिखा रही है, एक लाइन मीटर को दिखा रही है, 10 न्यूटन मीटर मतलब जूल हो गया। अच्छा सुनो, अब आपको क्या दिख रहा है, ये वाला एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, दूसरा वाला डायग्राम एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। तो अगर ट्रेपेजियम दिख रहा है तो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस ट्रेपेजियम में ये वाली साइड कितनी दिख रही है 10, ये वाली साइड कितनी दिख रही है 15, और नीचे वाला गैप कितना दिख रहा है 1 का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 10 + 15 और बीच का गैप 25/2 कितना आ गया 12.5। तो इसका कितना आ गया 12.5। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसके बाद ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो ट्रायंगल का क्या होगा 1/2 बेस कितना है 1, हाइट कितना है 10, तो 5 आ गया। अच्छा हाइट 15 है, सॉरी, गुड, हाइट 15 है, मल्टीप्लाई तो ये 7.5 आ गया। फिर क्या, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट को आ जाता है, वो भी 15 है, तो 15 है तो कितना हो जाएगा 7.5। हाँ बता रहा हूं। अब सुनो, इसको तीनों को ऐड कर दो और इस वाले को क्या करोगे माइनस कर दोगे, इन तीनों को ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। और वर्क डन कितना आएगा 22.5। कर दूं पहले वाले का बताओ कितना है 10, दूसरे वाले का कितना है 12.5, तीसरे वाले का कितना है 7.5, माइनस का 7.5, ये कैंसिल आउट हो गया 22.5 जूल। बोलो दिक्कत है, वर्क खत्म, वर्क खत्म हो गया। एनर्जी स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। भाई साहब कितनी कार्य करने की क्षमता है हमारे अंदर, दिस इज कॉल्ड एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी बिल्कुल वही होता है, m1L2T-2। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट भी जूल होती है और सीजीएस यूनिट भी अर्ज होती है, जैसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बहुत सारे तरीके की एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बहुत अलग अलग तरीके की एनर्जी है। बट हमें स्पेशली इस चैप्टर में 3 तरीके की एनर्जी पढ़नी है, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड मैकेनिकल। ये 3 तरीके की एनर्जीज को देखना है हमें। तो लेट्स स्टार्ट करें, देखें हम लोग। चलो मेरे बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जिस भी बॉडी के अंदर
एक मोशन है, जो भी बॉडी मोशन को पॉजेस करती है, जो बॉडी अपने अंदर मोशंस को रखती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। जिस बॉडी के अंदर मोशन है वो उस बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो मैंने कहा एनर्जी पॉसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो भी एनर्जी डेवलप्ड होती है बॉडी के अंदर, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। उसका एग्जांपल है जैसे हवा से विंड चलना, पंखा चलना, पंखे मोशन में है। अभी इस हाथों के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है। मतलब दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अच्छा सुनो ना, काइनेटिक एनर्जी का सबने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाफ mv²। अच्छा वो कैसे आया हाफ mv²? जरा वो देखें हम लोग फटाफट। ये देखो मेरे बच्चे, मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है? वो बॉडी पे मैंने धक्का लगाया, F फोर्स लगा दिया, और बॉडी पता क्या हुआ? यहां से डिस्प्लेस्ड हो गई। ये बॉडी यहां से डिस्प्लेस हो गई और उसने एस डिस्प्लेसमेंट किया। यहां स्पीड उसकी 0 दी, यहां कुछ ना कुछ रही होगी। तो मुझे क्या निकालना है? जब मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया, बॉडी ने डिस्प्लेस किया, तो क्या वर्क डन हुआ होगा? ऑब्वियसली वर्क डन हुआ होगा। तो मैंने सिंपल सा क्या कहा, मुझे एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, हाफ mv² निकालना है। देखो मैंने कहा वर्क डन निकालता हूं पहले। भाई साहब वर्क डन तो हुआ होगा ना? वर्क डन क्या रहा होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। अच्छा फोर्स क्या रहा होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट को हम एस कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब जब बॉडी ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया होगा तो हमें एक इक्वेशन पता है कि v² माइनस u² इक्वल टू 2as होता है। भाई साहब इनिशियल स्पीड मेरा बच्चा 0 है, 2as, यहां से मैंने s को निकाल लिया, तो क्या होगा? v² बाई 2a। बोलो हाँ है ना? अब मैं जब इस s को यहां पुट करूंगा तो m इंटू a, s की जगह क्या रखूंगा? v² बाई 2a। a से कैंसिल आउट हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² हो गया। ये है वर्क डन। और वर्क डन कहो चाहे एनर्जी कहो चाहे काइनेटिक एनर्जी कहो, सब सेम है। बोलो हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ है क्या यार एक्सप्रेशन में? सिंपल है, सिंपल पक्का। पहले हो गए सारे। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। क्या हुआ मेरा बेटा? ध्यान से सुनो। मेरे पास ना एक बॉडी है और ये बॉडी यहां पर आ गई। जब मैंने इस बॉडी पर F फोर्स लगाया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई ऐसे। अच्छा जब पता है जब यहां थी तो इसकी इनिशियल U इनिशियल 0 थी और V फाइनल V थी और से डिस्प्लेसमेंट S ट्रेवल किया। डिस्प्लेसमेंट उसका S था। अब पता है क्या होता है? अब इस जगह पे क्या देखने को मिलता है? इस जगह पे देखने को मिलता है कि यार वर्क डन निकालना, वो भी वेरिएबल फोर्स से। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं अगर स्मॉल वर्क डन निकालें वेरिएबल के लिए F dx cos थीटा होगा। अच्छा फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, तो थीटा तो 0 डिग्री होगा। थीटा तो 0 डिग्री होगा। बोलो cos 0 1, हमारे पास dw आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन भी तो लिख सकते हैं, एंड हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिख सकते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर नोन एज अ एक्सेलरेशन। अब एक बात आओ, dw इक्वल टू m dv बाई dt, एक ही जगह पे
और ऑलरेडी ds है तो यहाँ ds। अब मेरा v2 पता क्या किया हमने, m dv को ऐसे छोड़ दिया, इस ds को उसके नीचे भेज दिया, dt के नीचे। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है आप लोग बता दो मुझे। डिस्प्लेसमेंट ds बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। m v को पहले लिखो एंड dv, mv dv। तो यानी वर्क डन का फॉर्मूला आया dw इक्वल टू mv dv। आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर आपको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ साइड करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, फ्रॉम वो भी u इनिशियल टू v फाइनल तक। तो dw का इंटीग्रेशन, m बाहर, v dv का इंटीग्रेशन, वो भी कहां से, u इनिशियल से u इनिशियल 0 था v फाइनल तक जो कि v था। अब मेरी बात को समझना, dw का इंटीग्रेशन w होता है हमेशा, dm होता तो m होता, dc होता तो c होता, dx होता तो x होता, m को m। किसी की पावर 1 दिख रही है तो वहां पे पावर को इंक्रीज कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, 0 से लेकर v तक। हम u इनिशियल से फाइनल तक कर रहे हैं। अब यहां पर देखो w 1/2 m, इसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले क्या करोगे, अपर लिमिट v की जगह v रख दोगे, v स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट v की जगह क्या रखोगे, 0। तो w कितना हो गया, 1/2 mv स्क्वायर। वर्क डन क्या है, mv स्क्वायर। या तो इसे वर्क डन कहो चाहे काइनेटिक एनर्जी कहो। क्या आंसर सेम आया? तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, वो भी बाय वेरिएबल फोर्सेस। डन मेरा बच्चा? अब सुनो, अब आता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पक्का आने वाला है और आएगा ही आएगा। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, ध्यान से समझना। क्या हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं? हाफ mv स्क्वायर। क्या हम लीनियर मोमेंटम जानते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय m। मैं इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई भी करूंगा और m से डिवाइड करूंगा। काइनेटिक एनर्जी को मैंने k बोला, 1/2 mv स्क्वायर। मैंने इस इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया। तो k इक्वल टू 1/2 m से मल्टीप्लाई करने के बाद mv का होल स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन में m हो जाएगा बेटा। अब एक बात बता मेरे यारा, मास इंटू वेलोसिटी क्या होती है? मोमेंटम होती है। 1/2 मास इंटू वेलोसिटी की जगह p रख दिया मैंने, अपॉन में मैंने m रख दिया। तो p स्क्वायर कितना आ गया? 2km आ गया। p कितना आ गया? √2km आ गया। k इज अ काइनेटिक एनर्जी, k इज अ काइनेटिक एनर्जी, p इज अ मोमेंटम। अब इसके ऊपर आएगा न्यूमेरिकल। फटाफट एक बार इस डेरिवेशन को देखो, ध्यान से देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टॉपिक पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 20%, अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी? अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी? अच्छा सुनो,
हमें पता है यार काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। देखो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन ये रहा, k इक्वल टू ये और ये रहा रिलेशन। तो ये रिलेशन में हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2m लिख सकते हैं। बेटा हमें पता है कि p स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब ये कहता है कि अगर बॉडी का मोमेंटम 20% इंक्रीज हो गया है ना, तो सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम ऑफ अ बॉडी p मान लेता हूं, इनिशियल p है। अब आता है इफ मोमेंटम इंक्रीज 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम ना, इनिशियल मोमेंटम का 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ने का मतलब होता है 20% ऑफ p। 20% का मतलब 20 अपॉन में 100 इंटू में p, तो कटपिटा के कितना आएगा भाई, 5 हो जाएगा, 1/5, तो p/5 हो जाएगा, p/5 हो गया भाई। इनिशियल मोमेंटम p है और इंक्रीज मोमेंटम इतना है, तो मैं कहूंगा फाइनल मोमेंटम कितना हो गया फिर, p पहले था, फाइनल मोमेंटम को मैंने p डैश बोला, p पहले था और बढ़कर अब कितना हो गया, p/5 बढ़ गया, तो कितना हो गया ये 6p/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले ले मेरा बच्चा, 5 एलसीएम हुआ, 5p और 6p आ गया। तुम्हारा ये फाइनल मोमेंटम है और तुम्हारा ये इनिशियल मोमेंटम है। तो ये आपसे क्या पूछना चाहता है कि इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, है ना, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब आप देखो ना, ये अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, अब देखो इनिशियल मोमेंटम p है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है। तो चलें अब एक काम कर लें, वो निकाल लें, क्या कहते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यार मेरा बेटा ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं जब मोमेंटम बढ़ गया तो मैंने कहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी k डैश बोल लूँ क्या, k डैश इक्वल टू p डैश का स्क्वायर अपॉन में 2m हो जाएगा, p डैश स्क्वायर अपॉन में 2m। अब सुनो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी p डैश कितनी वैल्यू आई है, p डैश की 6p अपॉन में 5, तो यहां पे क्या करेंगे हम 6p अपॉन में 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, तो k डैश कितना आया 36p स्क्वायर अपॉन 25 इंटू उल्टा चला जाएगा 2m, तो ये हो गया 36p स्क्वायर बाई 50m, ये k डैश आ गया। तो अच्छा तो हम लिखते हैं इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। अगर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं हम लोग तो क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये कितना है 36/50 p स्क्वायर बाई m, वो कितना है p स्क्वायर बाई 2m, यही तो है भाई साहब। एक बात आओ, मैंने p स्क्वायर बाई 2m कॉमन ले लिया और ये कितना बचा 36 अपॉन में 25 माइनस 1, अरे भाई साहब कॉमन ले लिया, p स्क्वायर बाई 2m 25, 36 माइनस 25 यानी 9 p स्क्वायर अपॉन 50m, ये तुम्हारा क्या है इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या फाइंड आउट करना था, परसेंटेज ना,
परसेंटेज ऑफ चेंज काइनेटिक एनर्जी हैं, 9 ही तो होगा, 25 और 9, नहीं 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 नहीं, अरे 11 होगा रे। अब ये काम नहीं करेगा बोर्ड, इस बोर्ड को भी अजीब सा यार हरकतें कर रही है। कितना होगा? 11 होगा। सॉरी सॉरी, बिल्कुल करेक्ट मेरे बच्चे, 11 पी स्क्वायर बाई 50m है ना। अब यहाँ देखो, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है k डैश माइनस के अपॉन में k इंटू में 100, परसेंटेज निकाल लेना। तो कितना है? 11 पी स्क्वायर बाई 50m आया, 11 पी स्क्वायर बाई 50m आया। और ये k की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी? पी स्क्वायर बाई 2m इंटू में 100। चलें काटापिटी कर दे, टिंग टिंग कट गया, टिंग टिंग कट गया, और ये 25 हो गया। 11 25 इंटू 100 यानी 44% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। अगला क्वेश्चन करने के बाद ना ये समझ में आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको दोबारा देख लेना एक बार। अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद हम बोर्ड को थोड़ा सा सेट करेंगे। बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, हैंग हो रहा है बोर्ड। अब ध्यान से सुनो, इफ वी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी 300%, काइनेटिक एनर्जी को हमने 300% बढ़ा दिया, तो आपको बताना है परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम क्या होगा। अब एक बात हो, हमसे मोमेंटम पूछ रहे हैं ना, मोमेंटम का फॉर्मूला अभी 2km सीखा हमने। मान लो ये इनिशियल मोमेंटम है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। मैंने कहा इफ वी इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी 300%, मैंने कहा इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 300% ऑफ के ही तो हो रहा है, या आप इसे इंक्रीज की जगह चेंज काइनेटिक एनर्जी दे दो। इतना चलो इंक्रीज हुआ है 300% ऑफ के, 300 अपॉन में 100 ऑफ के यानी कितना आ गया? 3k। देन इंक्रीज कितना हो गया? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कितना हो गया? पहले तो k था, अब कितना हो गया? 3k, अब कितना हो गया? 4k। तो ये इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी है। पर मोमेंटम का फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, अगर मोमेंटम निकालूंगा तो अंडर रूट 2k डैश m लिखना पड़ेगा। जैसे इनिशियल है, ये तुम्हारा इनिशियल है, ये तुम्हारा क्या है? फाइनल है। तो मेरा बेटा एक बात बता, p डैश अंडर रूट 2 k डैश की वैल्यू बता कितनी आ गई? 4k आ गई। m है, 4 का स्क्वायर बाहर निकाल दूं 2 हो जाएगा। अरे 4 रूट में से बाहर आ जाएगा बेटा मेरा, 2km बचेगा। अबे 2km को क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? रूट 2km को क्या बोलते हो तुम लोग? p बोल सकते हो इनिशियल मोमेंटम, यानी p डैश कितना आ गया मेरे भाई? 2 ऑफ p। तो अगर मुझसे कोई पूछे इंक्रीज मोमेंटम, मैं क्या बोलूंगा? p डैश माइनस p। ये 2p है और इनिशियल वाला p है, तो ये p आ गया। भाई साहब चेंज वाला 2p है, इनिशियल वाला p है, तो मेरे बच्चे कितना आया? 2p माइनस p। अब मैंने क्या कहा? अब मैंने इंक्रीज मोमेंट, अब देखो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मोमेंटम क्या होगा पता है? p डैश माइनस p अपॉन में p। p डैश बाई p कितना है? p इंटू में 100 भी लिखना है, ठीक है। p डैश माइनस p क्या होगा? p अपॉन में p इंटू 100, p से p कट गया, 100% इज द आंसर। 100% इज द आंसर। अब एक काम करो,
आप पहले आराम से इस बोर्ड को ठीक कर दो, पहले आप इस यहां तक देख लो। अब हम बात कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम की। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं तो ऑब्वियसली उस वर्क डन होगा, क्योंकि बॉडी आगे डिस्प्लेस होगी, और वो जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। जितना भी हम वर्क करते हैं वो वर्क काइनेटिक एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने ये बॉटल तुम्हारी तरफ फेंकी, ठीक है, अभी इसकी स्पीड देख ली तुम लोगों ने। अब क्या हुआ, आपने उसी, मैंने ऑब्वियसली फोर्स लगाया तभी तो बॉडी डिस्प्लेस हुई। अब मैं इसको बहुत तेजी से मारता हूं, सपोज करो बहुत फास्टली मैंने मारा, फोर्स ज़्यादा लगाया तो वर्क डन ज़्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी ज़्यादा होगा। तो कहता है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया है। सपोज मैंने बहुत स्लो रेट से इसको फेंका और मैंने बहुत तेजी से फेंका, वर्क ज़्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी कहता है कि जो वर्क डन होगा, जो हमारा नेट वर्क डन होगा, वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यानी वर्क डन को हम लिख सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब यहां ध्यान से सुनो, अब हमें प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करो फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। सुनो बेटा, ध्यान से सुना। क्या आपको पता है कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होगा, है ना? मैंने कहा मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1/2m बोथ साइड। दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2m से। 1/2m v स्क्वायर, 1/2m u स्क्वायर, 1/2m इंटू 2as। 2 से 2 कट गया। भाई साहब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख सकता हूं, माइनस क्या काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकता हूं? क्या मैं MAS लिख सकता हूं? क्या MA को मैं फोर्स लिख सकता हूं? बोलो भाई साहब, ये टॉपिक पेपर में आ रहा है। K फाइनल माइनस K इनिशियल इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट वर्क। और अभी मैंने क्या बोला कि वर्क जो होगा K फाइनल माइनस K इनिशियल के बराबर होगा, K फाइनल माइनस K इनिशियल के बराबर होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट द वर्क एनर्जी थ्योरम। किसके लिए? कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है, कांस्टेंट फोर्स के लिए हुआ। अब हमें प्रूफ करना है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के लिए करना है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो अभी वेरिएबल फोर्स के लिए करके दिखाता हूं आपको। मेरा बेटू एक बात आ हियर, वर्क डन का फॉर्मूला FdX होता है। FdX कर लो, FdX एंड dW इक्वल टू MAdX हो जाएगा, हो जाएगा। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और हम यहां पर एक्सेलरेशन को क्या dV/dt लिख सकते हैं? सेम एक्सप्रेशन चल रहा है काइनेटिक एनर्जी वाला, dW m dV छोड़ो dx/dt कर सकता हूं। अगर मैंने बेटा dx/dt कर दिया, dW इक्वल टू m dV इंटू में v, dW इक्वल टू mv dV, dW इक्वल टू mv dV, mv dV, ठीक है, दिस इज अ dW। अब मेरे बच्चे मुझे करना क्या है? इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम v initial to v final।
इनिशियल से फाइनल तक। चलो इंडिकेट करें, डी डब्ल्यू, एम बाहर आया, वी डी वी, वी इनिशियल से वी फाइनल। मेरा B2 टी डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा, एम अभी बताया था मैंने कि वी डी वी का क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 2, वो भी वी इनिशियल से वी फाइनल। इधर देखो, दिमाग खराब कर रहा है बोर्ड आज, छोटा छोटा लिख देता हूं, डब्ल्यू 1/2 एम बाहर, अपर लिमिट यानी वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर 1/2 एम वी आई का स्क्वायर। अब एक बात बता मेरे यारा कि W काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्या यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम? यही तो है वर्क एनर्जी थ्योरम, हाँ है ना? पक्का? दिस इज अ वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो क्वेश्चन करके देखिए। क्वेश्चन कहता है मेरे बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, इन अ ब्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर फायर अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, एक गोली चलाता है वो, कितनी स्पीड से चलाता है? 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाता है। उस बुलेट का जो मास है वो 50 ग्राम है, केजी में बोलूं तो 0.050 kg, 10 की पावर -3 ना, इतने ग्राम यानी इतने केजी, इतने केजी की बुलेट है। और किस पे हिट करता है ये? एक 2 सेंटीमीटर थिक प्लाईवुड है, 2 सेंटीमीटर थिक एक प्लाईवुड पे ये हिट करता है, 2 सेंटीमीटर थिक प्लाईवुड पे हिट करता है, गोली मार देता है। अब ये जब गोली मारता है तो क्या होता है? द बुलेट इमर्ज विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो भी इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी उससे बुलेट जो होता है, द बुलेट इमर्ज ओनली विद 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बस वो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलती है। तो आपको बताना है कि उसकी इमर्जेंट बुलेट की स्पीड क्या रही होगी। मेरी बात सुनो, पहले आप क्या निकाल लो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। हाफ mv² होता है 1/2। हाँ जी भाई, 0.050 इंटू 200 का होल स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 1000 जूल आएगा। सॉल्व करो, दिख गया मुझे, यहाँ से 4 हो जाएगा, 4000 40,000 हो गया ना ये, उससे कटोगे तो 20,000 हो गया, 20,000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा। अब सुनो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब कहता है जो गोली यहां से आर पार हुई है वो 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो उसकी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ इनिशियल, यानी क्या देखने को मिला मेरे बच्चे? उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 है, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 है। अच्छा ठीक है, on a soft plywood thickness 2 cm the bullet emerged only with its initial current. What is the emergent speed? तो अब एक बात आओ, mv² हो जाएगा इक्वल टू 100, तो v² इक्वल टू 2 इंटू 100 अपॉन में m। दिमाग की बत्ती जल गई है, पता है तुम्हें? ये कितना हो गया? 200। m की वैल्यू 0.050, इधर हटाऊंगा तो इधर कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। बोलो, अब इधर 1000 आया
तो सुनो 0 से 0 गया 5 4 4 यानी 40 आ गया, तो v इक्वल टू कितना हुआ 4000 हुआ ना, 4000 हो गया। अब हम अगर 4000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, 1000 का स्क्वायर रूट करें तो 63.2 आ रहा है मीटर पर सेकेंड, ठीक है 63.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एक क्वेश्चन और देखें फटाफट, फिर ब्रेक दूंगा मैं आपको। बच्चों से क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 4 kg इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी का मास 4 kg है, एम गिवन है, उस पर 416 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड बाद उसे कितना मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब सुनो तो सही ध्यान से, क्या हुआ, क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बॉडी का वजन 4 किलो का है, वो रेस्ट में रखी है, उसके ऊपर 16 न्यूटन का फोर्स लगाया। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे कुल मिलाकर मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताया, आप जब 16 न्यूटन का फोर्स लगाओगे, बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है भाई, नहीं उसने पता नहीं डिस्प्लेस कितना हुई है, पर 10 सेकेंड तक उस बॉडी वो डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। अच्छा यहां पे u 0 है, हमें v पता करना है, पता नहीं क्या है। अच्छा इस ब्लॉक का मास कितना है, m कितना है 4 kg, ठीक है। अब सुनो, एक्सीलरेशन भी नहीं गिवन है, कोई बात नहीं एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। अब सुनो F इक्वल टू एम ए होता है, ए इक्वल टू एफ अपॉन में m होता है। F कितना है भाई 16, मास कितना है, एक्सीलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई साहब एक्सीलरेशन आ गया, अब चिल मारो। अब तुम्हें पता है हम सीधा ही फॉर्मूला लगाते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस 80, बाहर भी आए, v कितना है निकालना है, u कितना है 0 है, a कितना है 4 है, e कितना हो गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। भाई साहब काइनेटिक एनर्जी तो निकालनी है हमें, हाफ mv स्क्वायर हो गया 1/2, m की वैल्यू कितनी है 4 किलो है, और ये कितना है 40 इंटू 40 कितना हो गया 1600 और 3200 जूल, कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3200 जूल, सही है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो पहले, हाँ एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, क्योंकि टाइम तो ले लिया हमने। ये क्वेश्चन सबसे मजेदार क्वेश्चन है, अबे दिमाग खराब कर रहा है यार। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, वैसे बोर्ड दिमाग खराब कर रहा है। बेटा एक ब्लॉक है जो 1 kg का है, 1 kg का ब्लॉक है मेरा बिटू है, इसे मिटा तो सकते नहीं है तो 1 kg इधर लिख देते हैं। अब ये 1 kg का ब्लॉक है, ऐसे करके स्लाइड हो रहा है। जैसे स्लाइड हो रहा है, इनिशियल स्पीड जो है उसकी 2 मीटर पर सेकेंड की है, चलता गया, अब वो रफ सरफेस में आ गया, पैचेस जो है वो रफ है, और रफ पैचेस की वैल्यू है 0.10 से लेकर 2.01 मीटर तक, यहां तक की पैचेस वैल्यू है। अब हुआ क्या, जब वो एंटर मारता है तो उस पर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होता है, और जो रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होता है दैट विल बी द एफ आर इक्वल टू -k अपॉन में x। उसकी रेंज जो है कहां तक वो पैचेस एक्ट कर रहे हैं, 0.1 से लेकर 2.01 तक, यहां तक पैचेस एक्ट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जब वो, आपको बताना है व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी जब वो पैच से बाहर आया होगा, प्लस ये भी बताना है कि जब वो बाहर निकला होगा तो उसकी फाइनल स्पीड क्या रही होगी, उसकी फाइनल स्पीड क्या रही होगी। ध्यान से सुनो, पैर ऊपर करके बैठ जाओ, फाइनल स्पीड क्या रहेगी। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू WET
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क डन काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वर्क डन इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल निकालना है तो इधर देखो, के फाइनल इक्वल टू ये इधर आ गया, तो W इक्वल टू के फाइनल, के इनिशियल, के इनिशियल हो गया। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनना, यानी आपने देखा कि के फाइनल को मैं क्या लिख सकता हूं? W प्लस के इनिशियल लिख सकता हूं, बोलो। अच्छा ठीक है, के फाइनल वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, के इनिशियल का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी आई का स्क्वायर, फोर्स माइनस एफ अपॉन में के एक्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट को हमने डी एक्स मान लिया। सॉरी, ये फोर्स क्या दिया हुआ है? माइनस का के अपॉन में एक्स दिया हुआ है। हाय रब्बा मिट गया यार, माइनस के अपॉन में एक्स दिया हुआ है। फोर्स हमें माइनस के अपॉन में एक्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, 1/2, मास हमें 1 दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें 2 दी हुई है। अब देखो, माइनस के की वैल्यू है 0.5, ठीक है, बाई एक्स डी एक्स, ये हो गया, कट गया ये चार्ट, यानी 2 आ गया। भाई हमें तो टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो मैंने कह रहा इंटीग्रेट बोथ साइड, तभी तो टोटल निकलेगा। मेरा बेटू के फाइनल इज इक्वल टू, मुझे इस टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, माइनस 0.5 बाहर, 1/x dx, वो भी के इनिशियल से के, सॉरी एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल। अच्छा, एक्स इनिशियल की वैल्यू क्या दी हुई है? इधर देखो, कोकोरस से डर रहे हो, 0.10 और 2.01, पैचेस तो वहीं से वहां तक है ना, और ये कितनी वैल्यू है? 2। के फाइनल इक्वल टू 0.5, 0.5, दैट विल बी द 0.5। अब यहां देखना, 1/x dx को क्या कहेंगे हम लोग? नेचुरल लॉग x, 0.10 से 2.01 तक प्लस में 2, यस सुनो, पक्का? अब यहां देखो ध्यान से, के फाइनल इक्वल टू व्हाट? 0.5 अपर लिमिट, 2.01 माइनस लोअर लिमिट 0.10 प्लस का 2। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, एक बात याद रखना, अगर लॉग a माइनस लॉग b लिखा हुआ है तो हम उसे अपॉन में लिख सकते हैं, लॉग a अपॉन में b। तो अब हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये कुछ नहीं है भैया, हम क्या करेंगे? के फाइनल इक्वल टू माइनस 0.5 नेचुरल लॉग 2.01 से 2.01 ही तो था, 0.10, 0.10 प्लस 2, सॉल्व करें, 0.5 नेचुरल लॉग 20.1 हो जाएगा, इसे डेसिमल को हटाओगे तो, अरे यार इधर, इसे इधर कर दो। अब माइनस 0.5, नेचुरल लॉग को लॉग बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2.303 इंटू 20.1 का क्या था लॉग? 1.303 लॉग 20 की वैल्यू प्लस 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो भाई इसे सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ये तेरा आ जाएगा माइनस 1.5 प्लस का 2, दैट विल बी 0.5 जूल। के फाइनल क्या आया तेरे पास? 0.5 जूल। अब के फाइनल आ गया, क्या के इनिशियल निकाल दोगे? सॉरी, इस फाइनल स्पीड निकाल दोगे? के फाइनल आ गया आपका 0.5, तो इसकी वैल्यू होती है हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू
2 इंटू 0.5 अपॉन m अंडर रूट कितना हो गया 1 हो गया ना, और मास कितना है 1, तो v की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। आंसर चेक कर लो, यस। ठीक है, अब आपका वर्क एनर्जी थ्योरम तक खत्म हो गया आज की वीडियो में, बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।